किए थे। लगता है कि सिर्फ फंडामेंटल्स सारी हम लोग डिस्कस किए हैं, छोटी छोटी बातें। सबसे पहले तो मोशन समझा था, मोशन क्या होता है, और कुछ खास टाइप के मोशन जो हमें इस टॉपिक में मिलेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन, रिवॉल्विंग मोशन, रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन, ये आपको ऑफनली इस टॉपिक में मिलेंगे। तो आप अगर इस मोशन को गौर से देखो तो ये कुल मिलाकर दो पार्ट में हम इसको स्टडी करते हैं, एक प्योर ट्रांसलेशनल और एक प्योर रोटेशनल। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन तो बड़ा सिंपल सा मोशन है जो मैंने डिस्कस किया। प्योर रोटेशनल मोशन में कुछ खास बातें छन करके बाहर आई थी, जिसको हम एक एक करके सब डिस्कस किए। और फिर प्योर रोटेशनल मोशन के प्रॉब्लम्स में हम कौन से इक्वेशंस अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें हमने बताया था कि हम जितने भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, वो सब के सब हम रोटेशन में भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है तो ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं, उसी तरह से यहाँ अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम सारे इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर अल्फा वेरिएबल है तो क्या करोगे? अल्फा वेरिएबल है तो वही प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन यूज करें, जो कि हम काइनेमेटिक्स में सिखाए थे। चलिए आज आगे बढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स के बाद याद होगा आप लोगों को, काइनेमेटिक्स के बाद हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में बेसिकली मोशन को, है ना, मोशन के कारण के साथ डिस्कस करते हैं, जैसे फोर्सेस वगैरह, वो सब हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम वही आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो मैंने लिया था ट्रांसलेशनल मोशन, पहला जो मेरा लाइन के लेफ्ट साइड में है ट्रांसलेशनल मोशन, यही अभी कैरी करेगा, ध्यान से समझिएगा। और राइट साइड में है प्योर रोटेशनल मोशन। आगे बढ़ इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन जब होता है तो हम उसकी इनर्शिया की माप कैसे करते हैं? इनर्शिया मतलब जड़त्व मतलब बॉडी जो हालत में है वही हालत में रहने की जो उसमें गुण होता है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस होता है, उसको हम कैसे करते हैं? तो हम उसको करते हैं मास से। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, उतना ही ज्यादा उस बॉडी के भीतर छुपा हुआ, उतना ही ज्यादा उस बॉडी के भीतर अपनी मेन अवस्था, अपनी शुरुआत की अवस्था को मेंटेन करने की जिद, टेंडेंसी। सो इन ट्रांसलेशनल मोशन the inertia is measured by mass से मेजर करते हैं। इसको हम लोग ट्रांसलेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, मास को ट्रांसलेशनल इनर्शिया, है ना। तो अगर हमें बॉडी की इनर्शिया मेजर करनी है और मोशन ट्रांसलेशनल है तो हम उसके मास से इस बात को डिस्कस करें। इन रोटेशनल मोशन जब बॉडी रोटेट कर रहा है, द इनर्शिया इज मेजर्ड बाई, इसको रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, मेजर्ड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं। इनर्शिया मतलब जो अवस्था में है वही अवस्था में रहने की जिद। यहाँ पे एक हम टर्म डिस्कस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जनरली स्पॉट में MOI, और एक सिंगल से हम I के रूप में रिप्रेजेंट। और ये क्या होता है, ये कैसे निकलता है, इसके क्या फॉर्मूले हैं, है ना, अलग अलग बॉडी के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पर डिपेंड करता है, ये हम लोग का एक बड़ा सा टॉपिक है जो हम आगे बढ़ेंगे। अभी बस हम अपने सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं
कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में आपस में क्या कोरिलेशन। तो आप यूं समझ लो कि ट्रांसलेशनल मोशन में जहां जहां भी मास अपना रोल प्ले किया था, ट्रांसलेशनल मोशन में जहां जहां भी मास अपना रोल प्ले किया था, रोटेशनल मोशन में उन सभी जगहों पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना रोल प्ले करे। जैसे कि अच्छा, इस केस में हम लोग फोर्स को कैसे डिफाइन किए थे, और फोर्स का मेन कारण क्या था? फोर्स, या आप इसको बोलो नेट फोर्स, नेट फोर्स है ना, प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन है ना। और इसका फॉर्मूला था नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अगर किसी में एक्सेलरेशन हो रहा है तो समझ लो उस पे जरूर कोई फोर्स लग रहा है। इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन को कौन प्रोड्यूस करेगा? रोटेशनल मोशन में तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो इस केस में नेट टॉर्क, मतलब फोर्स की जगह यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा? टॉर्क। नेट टॉर्क produces angular acceleration, angular acceleration जो अल्फा बोलते हैं। तो आप टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे मास है, फोर्स की जगह टॉर्क ले लिया, मास की जगह यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और इनटू एक्सेलरेशन, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई। ठीक है। अच्छा, फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन किए हैं। एक फोर्स को, और ये तो हुआ फोर्स का इफेक्ट कि फोर्स करता क्या है, तो फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करता। दूसरा, हम इस फोर्स का डेफिनेशन क्या दिए थे? दिए थे द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is defined as force। तो इसके यहाँ पे इस राइट साइड में बिल्कुल हूबहू देखो रिलेशन कैसा बैठता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, आई एम सॉरी, एंगुलर मोमेंटम। यहां पे जैसे लीनियर मोमेंटम था, यहां हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। The rate of change of angular momentum is defined as torque। ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, उसके पास मास है और वो भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके लीनियर मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होती है, हम उसी डायरेक्शन में उसके लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। और लीनियर मोमेंटम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये हुआ लीनियर मोमेंट, ये पी हुआ लीनियर मोमेंट, लीनियर मोमेंट that is equal to mass times velocity। अगर इसी तरह इस केस में अगर कोई बॉडी है जो रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन में है, रॉड है, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोई भी बॉडी है जो रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो फिर हम क्या बोलेंगे? जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी एंगुलर मोमेंटम होंगी एल। जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगी। और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है,
मास की जगह हम आई लेते हैं, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल हूबहू इसी तरह L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, ये लिख सकते हैं। ये प्योर रोटेशनल मोशन के लिए, ये प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम सिचुएशन को सजाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़े थे जब न्यूटन्स लॉ हम लोग पढ़े थे, तो और क्या सीखे थे? यहां सीखे थे कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ सिस्टम इज 0, है ना? अच्छा, यार डेफिनेशन तो दिया ही नहीं, डेफिनेशन लिख लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या लिखते हैं? फोर्स बराबर लिखेंगे डीपी बाई टी। डीपी बाई टी बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप राइट साइड में टॉर्क भी लिख सकते हो, डी एल बाई डी टी। सेम टू सेम प्रिंसिपल यहाँ यूज हो रहा है। मतलब आपस में दोनों का तुम गौर से देखो तो यहाँ पे जो मोशन लीनियर के लिए फॉर्मूला जैसा रूप में हम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से डेफिनेशन इसके लिए। तो आप एक कॉन्सेप्ट को जब तुम सीख लेते हो तो उसको तुम दूसरे के साथ को रिलेट करके उसके बारे में खुद ब खुद आकलन कर सकते हैं। जो पांचवा पॉइंट में बताने वाले थे कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में 0 होता है तो हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कि देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम will be conserved. इसी तरह आप यहां पर भी बोल सकते हो इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क। आ गए प्रिंस क्लास में? यस सर। नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन दिस सिस्टम इज 0, then the angular momentum of system will be conserved. एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड हो। कंजर्व कैसे करते हैं? तो टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। और जैसा कि आपके इसके बारे में और भी कुछ महीन बात पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा हम उस डायरेक्शन की मोमेंटम को भी कंजर्व कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर, ये आप तो सेम प्रिंसिपल आप यहां यूज कर। आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवा पॉइंट था छठा पॉइंट, जब हम लोग फोर्स पढ़ लिए थे तो हम लोग एनर्जी में आए थे, है ना? वर्क डन। तो जैसे कि मान लो कि कोई बॉडी है, उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स के साथ बॉडी आगे की तरफ चल रहा है, तो हम कहते हैं कि वहां पे इस फोर्स ने क्या किया? वर्क डन किया। तो मान लो कि एक बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स लगाया और फोर्स के साथ ये बॉडी इस जगह से डिस्प्लेस होकर के
यहां पहुंच गया, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई ए से बी तक जाने में, ये फोर्स के द्वारा वर्क डन। सो वर्क डन बाई फोर्स क्या बोलते हैं? एफ डॉट एस, अगर फोर्स कांस्टेंट हो, नहीं तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। ये सबके लिए ये फॉर्मूला लागू है, जब फोर्स कांस्टेंट हो उसके लिए भी, जब वेरिएबल हो उसके लिए। सिमिलरली अगर तुम गौर से देखो, अगर मान लो कि कोई एक रॉड है, ये रॉड है, और इस रॉड पर हम एक टॉर्क लगा के, इस तरह से टॉर्क लगाया, और इस रॉड को हम यहां से रोटेट करा के इस पोजीशन में ले आते हैं, रॉड को रोटेट कराया, और इस फोर्स से हम रोटेट, इस टॉर्क से रोटेट करा के हम अगर इसको थीटा एंगल तक घुमा के ले आते हैं, देख रहे होगे यहाँ फोर्स की जगह टॉर्क ले लिया है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। तो आप यहाँ पर भी बोल सकते हो सेम फॉर्मूला, वर्क डन बाई टॉर्क बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन टॉर्क डॉट डी थीटा, एफ की जगह टॉर्क और डीएस की जगह डी थीटा। ठीक है, पावर बाई एफ, एफ डॉट भी, ये पढ़े थे ना हम लोग, पावर बाई टॉर्क, टॉर्क कितना पावर जनरेट करा, तो टॉर्क डॉट ओमेगा। ठीक है, तो ये सारे रिलेशंस। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी में आइए। अगर एक बॉडी है, उसके पास मास m है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है, जिसमें लिनियर मोमेंटम p है जिसका मान m इंटू v, मास टाइम्स वेलोसिटी, तो आप क्या बोलते हैं? इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोशन के कारण होता है। और फॉर्मूला क्या आप जानते हो? हाफ m v स्क्वायर, या आप इस काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ p स्क्वायर बाई m। मोमेंटम के टर्म में ये काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी के टर्म में ये। और अगर कोई बॉडी है कोई भी, और ये रोटेट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है हम कहते हैं उसी डायरेक्शन में उसमें एंगुलर मोमेंटम है L, जिसको हम कहते हैं I टाइम्स ओमेगा। तो फिर आप इसका काइनेटिक एनर्जी बोलोगे, और क्या बोलोगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल मोशन के कारण रोटेशनल काइनेटिक। फॉर्मूला बनेगा हाफ I, मास की जगह I इंटू ओमेगा स्क्वायर, या नहीं तो हाफ L स्क्वायर बाई I। तो ये सारे के सारे जो है आपस में, है ना, सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं। एक फॉर्मूला का हम एप्लीकेशन दूसरे में इजीली कर पाते। एक साइड ट्रांसलेशनल मोशन जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और पूरी तरह से हम सीखे हुए हैं, उसी को हमने रोटेशन में कन्वर्ट किया ताकि आपको कुछ पता चले। ठीक है, उसके बाद इन दोनों केस में हम प्रिंसिपल के तौर पे एक तो हम क्या सीखते हैं? प्रिंसिपल के तौर पे हम एक तो सीखते हैं कि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन कैसे, कहां और किस कंडीशन में लगाया जाता है। तो काइनेमेटिक्स के एक प्रिंसिपल सिखा दिया।
उसके बाद दूसरा हम सीखते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये नेट है, याद रखिए, ये हमने लिखा नहीं है, ये नेट फोर्स है, ये नेट टॉर्क। सॉरी। तो यहां से हम फोर्स इक्वेशन सेटअप कर सकते हैं, और अगर फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, और इस केस में टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। ये एक आपका तीसरा प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल हुआ फोर्स के इक्वेशन कैसे लिखते हैं। देखे होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सिर्फ फोर्स इक्वेशन लिखना सीख गए थे, तो हम सैकड़ों सवाल बना रहे हैं। फिर इसके बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसके पिछले वाले टॉपिक में सीखे, और फिर सैकड़ों सवाल बनाने की क्षमता है। सिमिलरली रोटेशन में भी आप प्रिंसिपल को यूज कर सकते। एक और प्रिंसिपल है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखाई भी दे जीरो हो, या डायरेक्ट लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए सर ब्लूस लिखे लगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? थ्योरम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखे पढ़ता हूँ इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। हम इसी फॉर्म को ज्यादा यूज करते हैं। ये हमें थोड़ा सा इजी यूज करता हुआ सा फील कराता है। नहीं तो जो ओरिजिनल वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, वो भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है वो हमसे इजीली, है ना, आंसर देता है। तो आप सेम प्रिंसिपल है ना, ए टू जेड यहाँ पे आप सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई बंधन नहीं है। मैंने बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम सारे फोर्स के लिए, सारे पाथ के लिए, सारे टाइप्स के मोशन के लिए और सारे टाइप्स के ऑब्जर्वर के लिए एप्लीकेबल। तो आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि मैकेनिकल एनर्जी में जो काइनेटिक और पोटेंशियल लिखते हैं, है ना, तो काइनेटिक अगर रोटेशन में है तो रोटेशन का लिखें। याद होगा काइनेटिक एनर्जी या टोटल लिखा जाता है। जय टाइप का मोशन होगा सबकी काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी भी टोटल का लिखेंगे। जितने टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी है, मास है तो mgh, स्प्रिंग है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी हम जोड़ते हैं। यहाँ पर भी जो ऐसा को तो गधा को भी सिखाया जा सकता है। तो दोनों में फर्क ये पड़ेगा कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाला यूज होगा, इस केस में काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। यही था। तो दोनों के साथ मोशन कनेक्टेड है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो अभी हम दो मोशन को समझे हैं, एक प्योर ट्रांसलेशनल और एक प्योर रोटेशनल। अब एक दो एग्जांपल आप करके हमको दो। अब आए जो उछल रहे थे ना बच्चे, फॉर्मूला बता। यस सर, कल भी मिलाए थे सर, कल वो सुबह वाली शिफ्ट में ना। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट is uniformly accelerated, uniformly accelerated at
4 मीटर पर सेकंड मीटर लिख दिए, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और 10 सेकंड, 10 सेकंड। It is allowed to rotate uniformly है ना, इस व्हील को फिर अलाउ करते हैं यूनिफॉर्मली रोटेट करने के लिए फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, एंड is finally brought to rest, in next 10 seconds. ठीक है, ये जो है पहले 10 सेकंड तक एक्सेलरेट हुआ, फिर अगला 10 सेकंड तक ना कोई एक्सेलरेशन हुआ ना कोई रिटार्डेशन हुआ, और फिर अगला 10 सेकंड इसको रेस्ट में लाया गया, मतलब रिटार्डिंग हुआ। क्वेश्चंस तो इसके कई जो बनते हैं, बस आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ, है ना, रोटेशन कंप्लीटेड, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड, कितनी टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये जो है विल, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए और कोशिश कीजिए। बिल्कुल शांत दिमाग से, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो नियम हम लोग के थे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिगर बनाएंगे, डाटा को डालेंगे, और फिर जो फिजिक्स दिमाग कहेगा उसको। नेक्स्ट नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर सर 20/9, तो हमें निकालना पड़ेगा बेटा। अच्छा एसेंथ वाला और निकाल देते हैं। तो आप एक बार ठीक से पहले चेक कर लो सही किए कि नहीं, एसेंथ बराबर तो फिर मैं चेक कर लूंगा। u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, यही n निकालना है ना। हाँ, आई के टर्म में भी बोल सकते हैं या फ्रैक्शन में भी बोल सकते हैं। पाई बदल के माइनस क्लास में हो ना? यस सर। इतलेस जवाब दीजिए, कुछ कुछ बनाइए, प्रैक्टिस मतलब मेहनत कीजिए, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है। हमें आपको बनाने की प्रक्रिया दिमाग में रन करनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है दिमाग में रन करनी चाहिए, ऐसे 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 करना है। जब तक ये नहीं चलेगा आप कर ही नहीं पाएंगे, एक लाइन भी नहीं लिख। यस आइनस? 20 सर 400 by pi revolution rotation। 400 by pi rotation। यस सर। 800 क्या लिखा है 400 बाय, हाँ तो वो तो इसी इस मोशन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो सिंपल जैसा सिचुएशन हो रहा है उसको हम अप्लाई करके बना सकते हैं। जैसे कोई व्हील है वो इनिशियली t=0 समय में रेस्ट में है, ठीक है, और इसमें एक एक्सेलरेशन अप्लाई किया गया अल्फा, जिसका मान है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर,
और ये एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, और 10 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद इसकी अपनी एक वेलोसिटी हो जाएंगी, और जो वेलोसिटी इसकी होंगी 10 सेकंड तक उसको उसी वेलोसिटी से चलते देना है। मतलब कि अगला 10 सेकंड, मतलब यहां तक पहुंचने के 20 सेकंड हो गए, वही गति से मेंटेन रहे। पूरा 20 सेकंड हम भी लिए। और फिर उसके बाद यहां से रिटार्डेशन शुरू हुआ, और फाइनली नेक्स्ट 10 सेकंड में उसको रुक जाना है। तो मतलब 30 सेकंड टोटल मोशन इसका हुआ है। ये आगे नहीं बढ़ रहा है, याद रखिए, ये इसी जगह पर हो रहा है ना। बस इसके मोशंस को हम दर्शाए हैं समय के साथ, किस समय में क्या है, इस समय में क्या है, इस समय में क्या है, इस समय में क्या है, इसको दिखाया। ये मत समझना कि व्हील आगे बढ़ रहा है, अलग अलग समय में व्हील की स्थितियों को मैंने यहाँ दिखाया। तो आप पहले ये बताइए कि ये जो 0 से 10 सेकंड में, 0 to 10 सेकंड में ये कितना एंगल रोटेट किया, एंगल थीटा कितना रोटेट किया। इसका फॉर्मूला था ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी इसको। तो ओमेगा आई का मान तो 0 है, अल्फा का मान 4 है, और टी का मान है 10। 100 हो गया, 200 ये हो गया 200 रेडियन। याद है, नंबर ऑफ रोटेशन निकालनी है, हम टोटल एंगल रोटेशन निकालेंगे, कितना टोटल एंगल रोटेट किया, उसको हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे। ये पहला स्थिति। और यहाँ पर इसकी ओमेगा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा आई प्लस अल्फा। तो ओमेगा आई का मान तो 0 है, ये वाला देखो बता, और अल्फा का मान है आपका 4 इंटू टी का मान 10। इसका वैल्यू हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकंड। क्या बताओगे तुम। अब ये जो 10 सेकंड से नेक्स्ट 20 सेकंड तक, 10 सेकंड से 20 सेकंड तक जो अब ये रोटेट करेगा, फॉर्मूला लिखेंगे वही, थीटा बराबर ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी। हाँ वही वाला। तो ये थीटा 2 क्या हो जाएगा, तो ओमेगा आई तो यही 10 सेकंड में जो ओमेगा है 40 हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है आपका 10 सेकंड। और अल्फा, इस केस में अल्फा 0 है, यहाँ से अल्फा 0, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है यूनिफॉर्मली हो रहा है, न स्पीड चेंज हो रहा है, न स्पीड घट रहा है, न स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0, ये मान आ गया 400 रेडियन एंगल रोटेट करा, 400 एंगल रोटेट करा। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 10 सेकंड, 20 सेकंड से 30 सेकंड, 20 सेकंड से 30 सेकंड तक ये कितना एंगल रोटेट किया, ये कैसे निकाले। तो हम लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ बटा में 2 इंटू टी, क्योंकि अल्फा तो हमको नहीं पता यहाँ। वैसे चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं और वो अल्फा निगेटिव में है, लेकिन हमको इनिशियल और फाइनल स्पीड पता है, इसलिए हम इसको अप्लाई करें। तो ये थीटा 3 आ जाएगा। ओमेगा आई की वैल्यू यहाँ पे 20 सेकंड में ओमेगा आई की वैल्यू तो 40 है, और 30 सेकंड में ओमेगा एफ का वैल्यू तो 0 है, बटा में 2, और टाइम यहां से यहां तक है 10, ये 200 हो गया, 200 रेडियन। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि ये जो व्हील है वो 0 से 30 सेकंड में टोटल कितनी एंगल रोटेट किया, 0 से 30 सेकंड में टोटल कितनी एंगल रोटेट किया, ये बोल सकते। टोटल एंगल रोटेटेड
दैट इज 200 प्लस 400 400 प्लस 200, ये हो जाएंगे 800। सही 800 रेडियन ये रोटेट किया, जितना सेकंड में तो किया नंबर ऑफ 10 सेकंड जितना रोटेशन कितने हो जाएंगे? तो टोटल कितना एंगल रोटेट किया बटा में 2 पाई, ये हो जाएंगे 400 बटा में के सादगी पे पाई का मान 22/7 ले सकते हो और डिवाइड करके बता सकते सर 360 लेंगे ना सर पाई को? नो हो। नहीं 22/7 ना। सर फिर तो ये तो गलत नहीं हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा बोलो? सर आप एंगल को कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हो तो रेवोल्यूशन कैसे आएगा? एंगल को सर एंगल को आपको 360 से डिवाइड करना पड़ेगा ना सर? नहीं ये रेडियन में ही ना है। यस सर। ये जो आप निकाले टोटल एंगल 800, ये डिग्री में नहीं है। 800 अगर डिग्री में रहता तो आप 360 से डिवाइड कर, अच्छा है ना। यहाँ पे देखिए तो ये जो अल्फा दिया हुआ है वो रेडियन में, ठीक है। तो आपको जो थीटा निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, ओमेगा निकलेगा रेडियन पर सेकंड में निकलेगा। तो ये जो निकला है वेदांग वो रेडियन में निकला। तो नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए रेडियन को रेडियन से डिवाइड करेंगे, 2 पाई से डिवाइड करेंगे। समझ आया? यस सर। उसको अगर तुम डिग्री में निकालते तो फिर 360 से डिवाइड। तो ये था एक मेथड। अब इसको हम सेकेंड मेथड से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा इस केस में अल्फा क्या आएगा? अल्फा आएगा -4, क्योंकि यहां से यहां तक देखो +4 एंगुलर एक्सेलरेशन, 0 से स्पीड को 40 किया तो है ना, यहाँ तो 40 से 0 -4 करेगा। ऐसा फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते। ये जो दूसरा मेथड बड़ा सिंपल सा आप पढ़े भी हैं, तो उसको हम ग्राफिकल मेथड से दिखा रहे हैं। अगर हम ओमेगा वर्सेस थीटा, ओमेगा वर्सेस टी का अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो t = 0 समय में ओमेगा का वैल्यू 0 था और समय के साथ 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड बढ़ती चली गई और याद होगा ये जो थीटा है, थीटा का tan थीटा d⍵/dt होता है। थीटा का tan थीटा d⍵/dt होता है, जिसको हम अल्फा कहते हैं। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 रेडियन पर सेकेंड। तो 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई है? इसकी स्पीड हो गई है 40। ये सब रेडियन पर सेकंड। फिर अगला 10 सेकंड तक इसकी स्पीड कांस्टेंट रही, 20 सेकंड तक उसकी स्पीड वही रही और फिर उसके बाद ये स्लो डाउन होता गया और अगला 10 सेकंड में ये फिर रुक गया। यहाँ पे 30 सेकंड में ये टाइम सेकंड में। आप पढ़े थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है, तो यहाँ पे ओमेगा टाइम ग्राफ का एरिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। यस तो यहाँ पे एंगल अगर टोटल थीटा निकालना है, टोटल कितना एंगल रोटेट किया ये निकालना है, जिसको हम टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, वो बराबर होगा एरिया, है ना, अंडर ओमेगा टी ग्राफ। तो ओमेगा टी ग्राफ का ये वाली एरिया बताइए क्या लग रहा है? ये तो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया बोलो आइनस। सम ऑफ द पैरेलल सेट
और पैरेलल साइड में 30 ये हो गया, ऊपर में 10 हो गया, 30 प्लस 10, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया 40। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल करो 20 से, ये हो गया 40 दूनी 80, 800 रेडियन आ गया। और फिर आप इसका नंबर ऑफ रोटेशन 800 बटा में 2, वही आएगा 400 बटा। So this is the answer. तो ये जो सेकेंड मेथड है, देख ही रहे हो, ये सारी मेहनत को बचा दिया। तो हम काइनेमेटिक्स लगे, जिसको हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एक और क्वेश्चन करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एकदम जीरो रोटेशन। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। इसमें अल्फा का मान कितना है? जीरो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जीरो से कहां से यहाँ पे जीरो लिखना रोटेटिंग 10 सेकंड with angular acceleration ना, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या दे दें, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिए, यहाँ रेडियन नहीं है, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। एज इट completes the 5th revolution, 5वां revolution after the start। देखो तो कैसे बनाओगे। ओमेगा फाइनल कार्य निकाल। Revolution after the start. Find the angular velocity of the body rotating with an acceleration 2 revolution per second square as it completes the 5th revolution after the start. थीटा कैसे निकलेगा? जब ये 5वां एक्सेलरेशन, जब 5वां रोटेशन कंप्लीट किया, तब उसकी स्पीड क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एनएस? हाँ सर, समझ गया। बताओ तो आंसर। सोचो, समझो। 5 2 5। अच्छा 5। बिना टेंशन लिए उसको सिंप्लीफाई करने का, सॉल्व करने का, शांत दिमाग से, नहीं हड़बड़ा। रोटेशनल काइनेमेटिक्स है, वही फॉर्मूला लगाने हैं। यस एनएस? 2√5 revolution per second. गुड। याद रखें, यहाँ पे रेडियन, वैसे तो एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, लेकिन ये रेडियन में नहीं है, रेवोल्यूशन में।
आप रेडियन में बना सकते हो, इसमें 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो रेडियन में बने। आप रेडियन में चाहो तो बना सकते हो। आपको जो अल्फा दिया है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसमें 2 पाई मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बन जाए। हालांकि जरूरी नहीं है, फिर भी आप सर 4 पाई अंडर रूट 5 आ रहा है। 4 पाई अंडर रूट 5, ठीक है। अभी देख लेते, अभी देख लेते। तो ये अल्फा हो गया, ठीक है। तो ये 5 चक्कर काटा है, 5 चक्कर, मतलब जैसे कि स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था। इनिशियल ओमेगा का मान 0, और ये एक चक्कर काटा, एक चक्कर काटा, फिर दूसरा चक्कर काटा, और अल्फा लग रहा मतलब इसमें स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो थोड़ा 4 रूट अंडर 5 है ना, अल्फा लग रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो पहला चक्कर काटा, स्पीड अच्छा खासा बढ़ गया, और चक्कर काटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवा जब ये चक्कर काट लेगा, पता नहीं कितना देर में चक्कर काटेगा, लेकिन पांचवा चक्कर जब काट लेगा तो ये कितना रोटेट करेगा? थीटा क्या होगा 5 चक्कर काटने के बाद मिथलेश? तो एक चक्कर में 2 पाई होता है। 10 पाई देखो थीटा, एक चक्कर काटता है तो 2 पाई होता है, तो 5 चक्कर काटा तो 2 पाई इंटू 5 होगा, देखा है। तो 10 पाई रेडियन ये एंगल रोटेट करेगा। 10 पाई एंगल रोटेट करेगा, ऐसे थोड़ी समझ लिए तो 10 पाई रेडियन एंगल रोटेट करेगा, ठीक है। कितना देर में करेगा? तो 10 पाई एंगल रोटेट करने में जो समय लगेगा उतना देर में करेगा। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना ओमेगा आई का मान 0 दिया हुआ है और ओमेगा एफ का मान निकाल। टाइम का जिक्र नहीं है तो कोई बात। बताइए तो ये हम 4 इक्वेशन कैसे लगा सकते हैं? हम फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ओमेगा आई का मान तो 0, अल्फा की वैल्यू जो है वो हो गए कितने? 4 पाई, और थीटा का वैल्यू हो गया 10 पाई। तो इतने वैल्यू आप क्या है? ये क्या हो गए? ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया? रूट अंडर 4 दूनी 8, 80 पाई स्क्वायर। तो पाई बाहर कर लेते हैं, तो रूट 80 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 16 पंचे 80, तो 16 का आ गया 4 रूट 5, तो 4 रूट 5 है ना, तो मैं से लिख देते हैं 4 रूट 5 पता है तो डेरिवेशन तो पाई। अल्फा लिख ले। ये क्या चीज में आया? ये आया रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ये सब रेडियन पर सेकंड में। तो वेदांग आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, यही है ना? यस सर। अब देखो आइनेस जो आंसर किया वो भी सही है, वो बताया क्या चीज में? रेवोल्यूशन में, है ना आइनेस? यस सर। तो आप अगर इसका वैल्यू रेवोल्यूशन में बोलना चाहते हो तो 2 पाई से डिवाइड कर दो। यस 2 पाई से डिवाइड करोगे तो ये रेवोल्यूशन पर सेकंड। रेवोल्यूशन को रेडियन बनाने के लिए 2 पाई से जैसे मल्टीप्लाई किए थे, रेडियन को रेवोल्यूशन में हम बनाने के लिए हम 2 पाई से डिवाइड करें। पाई पाई कैंसिल, और 2 से ये 4 कैंसिल किया, 2 बच गया, और ये वैल्यू आपके 2√5 रेवोल्यूशन पर। तो ये दोनों आंसर सही। अब 4 ऑप्शन में ये दिया है कि ये दिया है, थोड़ा सतर्क होके जवाब देना है ना। अब देखो आंसर रहेगा
रेवोल्यूशन में यहाँ दिया है और आंसर ऑप्शन में दे देगा ये वाला। एक ऑप्शन दिया रहेगा 4√5 रेडियन पर सेकंड, एक ऑप्शन रहेगा 2√5 रेडियन पर सेकंड, एक ऑप्शन रहेगा 5 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, और एक रहेगा समथिंग कुछ भी है √5 पाई 2√5 पाई रेडियन पर सेकंड। बताइए तो चार ऑप्शन में कौन सा सही है? पहला सही, पहला सही। लेकिन जब आप ये डाटा से बनाओगे तो पहले तो रेवोल्यूशन में आए, ये वाला गलत है। 2√5 निकालोगे तो ये रेवोल्यूशन में है, अगर रेवोल्यूशन यहाँ नहीं लिखा है तो ये ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर रेडियन में ऑप्शन दिया हुआ है, तो रेडियन के कन्वर्शन के साथ इसको चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक तीसरा मोशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मोशन में, वो है रोलिंग मोशन। Rolling motion. It is the combination of translational and rotational motion. ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के कॉम्बिनेशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। ये हम लोगों के सिलेबस में 3 टाइप के मिलते हैं। एक मिलते हैं प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन। एक मिलते हैं रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लीपिंग, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लीपिंग। और तीसरा मिलता है रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लीपिंग। ओके, मतलब रोलिंग विथ स्लीपिंग कह सकते। एक होता है प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग मतलब विदाउट स्लीप, विदाउट स्लीप मतलब उसमें स्लिप नहीं हो रही। अब ये क्या होता है भाई, स्लिप नहीं होना, स्लिप होना, और होना तो फॉरवर्ड स्लिप बैकवर्ड स्लिप, ये क्या होता है? तो आइए थोड़ा हम इसको गहराई से समझते हैं। तो अपने पेज को 3 पार्ट में इस मोशन को समझने के लिए आप तो 3 पार्ट में बुतरू लगे। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा इसको, इसकी थोड़ी सी फिजिक्स जो है। पहले हम यहाँ पे प्योर रोलिंग समझने का प्रयास करेंगे। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग में देखो क्या होता है कि सपोज करो कि कोई एक सतह और इस सतह पे कोई एक व्हील है, स्फीयर है, सिलेंडर है, डिस्क है, जो भी है, 3 साल वो यहाँ से इस जगह से रोल करते हुए आगे की तरफ जाएगा। और मतलब क्या होता है, इसमें 2 मोशन होते हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है और एक रोटेशनल मोशन होता है। ये रोल करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। 1.5 घंटा का पकड़ ये पूरा पक्का एक चक्कर काटे, रास्ते में स्लिप ना हो। एक चक्कर काटने का मतलब ये हुआ कि मान लो इस चक्री में हम जो है यहाँ पे एक पॉइंट को नोट कर देते हैं, दिस इज द पॉइंट पी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो व्हील के साथ है। तब ये जब व्हील आगे बढ़ेगा
ये जब व्हील आगे बढ़ेगा तो पॉइंट पी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, फिर और आगे बढ़ेगा तो पॉइंट पी थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा, फिर और आगे बढ़ेगा तो पॉइंट पी ऊपर चला जाएगा, और फिर और आगे बढ़ेगा तो पॉइंट पी नीचे आएगा, और कभी ना कभी तो सरफेस से हिट करेगा। तो मान लिया जाए कि ये जो है व्हील आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते यहां पर जाने के बाद ये जो पॉइंट पी है वो आकर के वापस कांटेक्ट बना। ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते गया और जाकर के वापस पी पॉइंट पर कांटेक्ट बना। तो हम क्या बोलेंगे हाइनेस, क्या बोलेंगे? पूरा हम बोलेंगे कि एक पूरा ये अपना चक्कर पूरा किया, और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। यस सर। कैपिटल टी, है ना? एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा वो टाइम। और इस एक चक्कर पूरा करने में ये कुछ ना कुछ मूव करेगा आगे, आगे मूव करेगा, आगे डिस्प्लेस करेगा। हम इसकी डिस्प्लेसमेंट यहां दिखा रहे हैं, ये आगे मूव करेगा। अगर एक पूरा चक्कर काटने में एग्जैक्टली 2 पाई आर डिस्टेंस अगर मूव करा, आर इसका रेडियस, तो हम बोलेंगे कि ये स्लिप नहीं करा। अगर ये एक चक्कर काटने में एग्जैक्टली 2 पाई आर डिस्टेंस अगर चलता है तो हम कहेंगे कि ये स्लिप नहीं करा, नो स्लिप। ठीक है, ये हुआ एस। एक पूरा चक्कर काटने में अगर ये 2 पाई आर एग्जैक्टली चला तो हम बोलेंगे ये स्लिप नहीं किया। और यही एक चक्कर काटने में, जो दूरी चला, अगर ये 2 पाई आर से ज्यादा दूरी चल दिया, दैट इज एस इज ग्रेटर देन 2 पाई आर, तो हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड स्लिप कर गया। क्या कर गया? फॉरवर्ड स्लिप। एक चक्का एक चक्री पूरा ही किया है, चक्का एक ही चक्कर पूरा किया है, लेकिन जो धरती पर जो ट्रेवल किया वो 2 पाई आर से ज्यादा। और अगर ये एक पूरा चक्कर काटने में 2 पाई आर से कम दूरी ट्रेवल किया, 2 पाई आर से कम दूरी ट्रेवल किया, तो हम कहेंगे कि ये फिर स्लिप कर गया। और ये कौन सी स्लिप है? बैकवर्ड। ये स्लिप को कहेंगे बैकवर्ड स्लिप। बैकवर्ड स्लिप। बस यही अंतर है। एक चक्कर काटने में अगर एग्जैक्टली 2 पाई आर दूरी जाता है तो कहेंगे कोई स्लिप नहीं। एक चक्कर काटने के दौरान ये 2 पाई आर से अगर ज्यादा दूरी जाता है तो बोलेंगे ये वाट स्लिप हुआ। और एक चक्कर काटने के दौरान ये कम दूरी जाता है तो ये बोलेंगे बैकवर्ड स्लिप। आप इसको अपने डेली लाइफ में रियलाइज भी किए होंगे। हम थोड़ा सा आपको एक सोचने के लिए व्यू दे रहे हैं कि जैसे मान लो अभी तुम मोटरसाइकिल चला रहे, ठीक है, तो मोटरसाइकिल चला रहे हो तो नॉर्मली चक्का आपकी नाच रही है और आप आगे जा रहे हो। कोई स्लिप रोड के साथ चक्का का नहीं हो रहा। तो चक्का जब एग्जैक्टली एक पूरा रोटेट करेगा तो वो रोड पे 2 पाई आर दूरी एग्जैक्टली जाए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि कोई स्लिप नहीं। अब इमेजिन करो कि आप गाड़ी चला रहे हो, स्पीड से गाड़ी चल रहा है और आप ब्रेक दाब,
तो ब्रेक दाब दियो तो देखोगे कभी कि चक्का एक पूरा चक्कर काट गया लेकिन रोड पे घसटाते हुए आगे भी चला गया। तो चक्का एक चक्कर काटा लेकिन उस केस में 2 पाई आर दूरी तो जाना ही था, उसके अलावा भी कुछ और दूरी चल गई। कभी कभी देखते हो ना, चक्का रुक गया लेकिन घसटाते हुए आगे चला गया ना। तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि चक्का स्लिप कर। बैकवर्ड स्लिप की थोड़ी एग्जांपल सुनो। जैसे मान लो कि तुम गाड़ी चला रहे हो और आपकी जो चक्का है वो कहीं बालू पे या कीचड़ में आ गया, है ना, या कोई दलदल में आ गया, मिट्टी में आ गया, क्या होगा वहां? चक्का एक पूरा चक्कर तो कट लेगा लेकिन जितना उसको 2 पाई आर आगे जाना चाहिए था वो 2 पाई आर आगे नहीं जा पाए, थोड़ा ही जाएगा। आप क्या बोलते हो? चक्का स्लिप कर। या बालू पर अगर चक्का आ गया है तो चक्का एक पूरा चक्कर काट लेगा लेकिन उसको जितना आगे दूरी जाना चाहिए उतना दूर नहीं जाता है, वो कम ही दूरी जाएगा। तो आप क्या बोलते हो? कि चक्का मेरा स्लिप कर। तो वो स्लिप और ये स्लिप में, ये स्लिप जब वो 2 पाई आर से आगे थोड़ा दूर ट्रेवल कर लिया, ज्यादा ट्रेवल कर लिया तो बोलेंगे फॉरवर्ड स्लिप, और दूरी कम ट्रेवल किया तो बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो मोशन है, आगे जाने की जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? मेरे पास जो यहाँ रिलेशन है S इज इक्वल टू 2 पाई आर, दोनों साइड हम T से डिवाइड कर दें तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ये क्या हो गया? वेलोसिटी। और यहाँ 2 पाई बाई T दैट इज ओमेगा इनटू। याद रखिए यहाँ पर जो जमीन जिस पे चक्का चल रहा है वो जमीन फिक्स्ड, ये जमीन फिक्स्ड, जमीन भी चल सकता है, याद रखिए, है ना। जमीन चल रहा है और चलते चलते ऊपर में उसका चक्का भी चल रहा है। जैसे कि मान लो बड़ा सा, है ना, ट्रक का लॉरी है और ट्रक चल रहा है और ट्रक के ऊपर में एक बॉल कोई रोल कर रहा है, तो बॉल जिस सतह पे रोल कर रहा है वो सतह भी चल सकता है। तो अभी हम उस सतह की बात नहीं कर रहे, अभी उस सतह को रोके हुए, मोशन को हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहते। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, S डायरेक्ट, S इज ग्रेटर देन 2 पाई आर और दोनों साइड T से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगा VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा, इज ग्रेटर देन ओमेगा। और यहाँ पे फिर वही रिलेशन लगा दीजिए, S लेस देन 2 पाई आर है, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो S by T is VCM and that is less than ओमेगा। अच्छा, एक बात आप लोग थोड़ा बताओ हमको कि हम जब सर्कुलर मोशन पढ़े थे तो वहां पर V बराबर ओमेगा आ रहा है, याद आया? यस सर। अच्छा, वहां का V बराबर ओमेगा आर और यहाँ का V बराबर ओमेगा आर, क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं सर। सोच लो, ठीक से सोच लो। सर्कुलर मोशन में बोले थे ना वो, यहाँ पर नहीं अलग है, यहाँ पर यहाँ दूरी भी बढ़ रहा है, खाली सर्कल घूम, सर्कुलर मोशन बता यहाँ पर खाली सर्कुलर हो जाता है, यहाँ पर रोटेशन। हाँ, मिथिलेश आप बताइए, क्या दोनों की V बराबर ओमेगा आर, दोनों का जाति एक ही है या अलग अलग जाति के हैं? इसमें यार बढ़ रहा है, यार उसमें सेम था। बोल तो मैं हाँ ठीक है, थोड़ा सा मोशन को इमेजिन करो, ये फिजिक्स है ना, फॉर्मूला देख के हम इमीडिएट उसको नहीं बोले। आइनस, क्या दोनों एक ही है?
नहीं सर, दोनों एक नहीं है। दोनों एक नहीं है, एकदम से अलग अलग। दूर वाला पार्टिकल का ज्यादा होगा। ये दोनों का जाति बिल्कुल अलग है। कैसे घूमेगा? आपको लग रहा होगा ये, लेकिन दोनों अलग अलग। ऐसा घूम रहा है। हम यहाँ पे इस बात को नोट कर दे रहे हैं। यहाँ वाला का ज्यादा होगा वेलोसिटी। ये जो पार्टिकल सर्किल में चलता है, यहाँ पर आर हो गया। जो पार्टिकल जो सर्किल में चल रहा है, ओमेगा, और इसकी रेडियस है आर, यहाँ की जो वेलोसिटी है v, ये v बराबर ओमेगा है। ये v बराबर ओमेगा है। तो समझ रहा जी। या आप इसको ऐसे महसूस करो, दोनों का जाति को थोड़ा महसूस करो। दोनों बिल्कुल अलग अलग जाति के हैं। पार्टिकल है, सर्किल में चल रहा है, ये रेडियस है, ये ओमेगा गति से नाच रहा है। इसके ओमेगा नाचने से इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या बनी, और इसको मिलाओ, तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों बिल्कुल अलग जाति के, हालांकि बराबर आ गए, देखने में लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल अलग जाति के। यहाँ पे क्या बता रहा है मिथिलेश? यहाँ पे बता रहा है कि अगर ओमेगा, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, ओमेगा और VCM अलग अलग, इस केस में ओमेगा और VCM ये दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग। और यहाँ पे क्या है, ओमेगा और V ये दोनों डिपेंडेंट है। ओमेगा होगा तो V होगा, ओमेगा नहीं होगा तो V नहीं होगा। और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब V नहीं भी है तो ओमेगा हो सकता है। यहाँ पे ओमेगा नहीं भी है तो V हो सकता है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखो, यहाँ पे देखो, ये VCM से चल रहा है, यहाँ पर ओमेगा नहीं है, VCM से चल रहा है। देखकर बताओ तो, क्या यहाँ पे ओमेगा है? नहीं है ना, यहाँ पे ओमेगा नहीं है, लेकिन VCM तो है। और देखो ये रोटेशन में देखो, यहाँ पे ये बॉडी यहीं पे परे परे गोल गोल घूम रहा है, यहीं पे परे परे गोल गोल घूम रहा है, यहीं पे परे परे गोल गोल घूम रहा है, आगे नहीं जा रहा है। VCM 0 है, लेकिन ओमेगा तो 0 नहीं है, ओमेगा तो है ना। तो ये VCM और ओमेगा ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग। अगर VCM 0 है तो ओमेगा 0 होगा, ये गारंटी नहीं है। अगर VCM 0 है तो ओमेगा भी 0 होगा, गारंटी नहीं है। या ओमेगा 0 है तो VCM 0 होगा, गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर V 0 होगा तो गारंटी ओमेगा 0, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में V इज इक्वल टू ओमेगा R, ये हमेशा होगा, ऑलवेज एग्जैक्टली V इक्वल टू ओमेगा R, ये ऑलवेज होगा। लेकिन गौर से देखो तो यहाँ क्या VCM और ओमेगा और ऑलवेज है? नहीं है ना, कभी बराबर है, कभी कम है, कभी ज्यादा है। तो हम आपको बस यहाँ यही बताना चाहते थे कि VCM V बराबर ओमेगा और यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग प्रजातीय का है, ये बिल्कुल अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये बताता है कि एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन में क्या संबंध है।
आगे है ना। बढ़ो। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या संबंध है, और ये बताता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में सर्कुलर मोशन में क्या। तो बस सावधानी से यूज करना, अरे यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे हम लोग के सिलेबस में जो रोलिंग मोशन मिलता है तो वो ज्यादातर लगभग 90%, 95% कह लो, ये प्योर रोलिंग ही मिलता है। मतलब नीट में 100% प्योर रोलिंग ही मिलती हम्म, और जेई एडवांस में और जेई में भी, जेई मेंस में भी प्योर रोलिंग ही मिले। नीट में, जेई मेंस में प्योर रोलिंग ही मिले। आईटी एडवांस में प्योर रोलिंग परसेंट 95% और कभी कभी क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए रोलिंग विथ फॉरवर्ड या रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग दे सकते, ठीक है। तो सबके लिए कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा देंगे, कोई भी सवाल मिले तो बना। तो आइए हम रोलिंग मोशन को लेते हैं। आजकल यही तो है। रोलिंग मोशन, नीट से हटा ही दिया सर इसको। हाँ, रोलिंग मोशन लेकिन सर भी नहीं रुकी can be analyzed by addition of two separate, है ना, addition of pure translational and pure rotational motion. एक रोलिंग मोशन को एनालाइज अगर करना है, चाहे वो रोलिंग मोशन प्योर रोलिंग में हो, है ना, या स्लीपिंग के साथ हो, कोई भी टाइप का रोलिंग मोशन, उसको हम दो अलग अलग मोशन में एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों में से कुछ बच्चे यूरोडोप वगैरह बनाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे तीनों मिलेंगे। तो हमको ये एनी टाइप रोलिंग मोशन, चाहे रोलिंग प्योर हो रहा हो या रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग हो या रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग हो, कोई भी रोलिंग मोशन हो, उसको हम दो अलग अलग मोशन में एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका मोशन है, इसको हम तीन सुविधा के लिए कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो बॉडी रोल कर रहा है, रोल कर रहा है मतलब इसमें एक ट्रांसलेशनल मोशन है और इसमें एक रोटेशनल मोशन है। तो हम इसको, ये रोलिंग मोशन, रोलिंग मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो इसको हम अलग अलग दो पार्ट में, ट्रांसलेशनल मोशन में और रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या करना है, तो आप इस बॉडी की ये वाली जो वेलोसिटी जो इसको ट्रांसलेशनल मोशन दे रहा है, आप सिर्फ उसी को कंसीडर करो। क्या होगा अगर आप सिर्फ इस मोशन को ही कंसीडर कर रहे हो, तो इस केस में इसके हर एक पार्टिकल की मोशन ऐसी हो जाएंगी। दिस इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, होगा ना? यस सर। ये हर एक पार्टिकल की ये ट्रांसलेशनल। और रोटेशन मोशन लेते हो तो रोटेशन मोशन में भी सीएम खत्म कर दो, खाली ओमेगा कंसीडर करो। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इस केस में हम सिर्फ ये ओमेगा कंसीडर।
सिर्फ ये ओमेगा कंसिडर करें। ठीक है, इसमें हम ट्रांसलेशनल को खत्म किए, सिर्फ रोटेशन को ले रहे हैं। तो आपको क्या सिखाया था कि प्योर रोटेशनल मोशन में क्या सीखे थे कि प्योर जब कोई बॉडी रोटेट करता है तो उसका एवरी पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर मोशन। इसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी बट विथ डिफरेंट रेडियस। सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, रेडियस अलग अलग हो सकती। तो यहां पर हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम, और ये पार्टिकल सबका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। सबका मोशन कैसा होगा भाई? सर्कुलर। और सारे के सारे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी वही होंगी, ये ओमेगा। अब चूंकि ये सारे पार्टिकल हमने रिम पर दिखाए हैं तो सबका रेडियस आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ओमेगा आर। v बराबर ओमेगा आर, सर्कुलर मोशन के कारण v बराबर ओमेगा आर। इसका v बराबर ओमेगा आर, इसका v बराबर ओमेगा आर। इसका इस डायरेक्शन में होगा v बराबर ओमेगा आर। और अगर हम एक और पार्टिकल कहीं भी ले लें, मान लो यहां ले लेते हैं, यहाँ पे ये पार्टिकल कोई p ले लो और ये इसकी रेडियस x मान लो, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा ओमेगा x। ओमेगा तो वही होगा क्योंकि इसका मोशन सर्कुलर में यही होगा, रेडियस x होगा, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा x। अब अगर हम इन दोनों को, हमने क्या करा, ध्यान से सीखो। ये जो बॉडी रोल कर रहा था, इसके दो मोशन, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया और सबकी इसकी वेलोसिटी मैंने दिखा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, तो बताओ इस पार्टिकल की, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पार्टिकल है, ये वाली जमीन वाली, इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या होगी? अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब ट्रांसलेशनल और प्लस रोटेशनल दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब वापस फिर हम रोलिंग बना देते हैं। तो बताओ भाई, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या होगी? VCM माइनस ओमेगा आर। तो नेट वेलोसिटी हो जाएंगे यहाँ पर की VCM माइनस ओमेगा आर। क्या हो गया? ऊपर वाले की नेट वेलोसिटी क्या हो? देखने रहने रे। VCM प्लस ओमेगा। x/y से ऊपर वाले की नेट वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में VCM प्लस ओमेगा आर। अच्छा, यहाँ पर वाले की नेट वेलोसिटी क्या होगी? ये जो पॉइंट है यहाँ वाला, तो एक वेलोसिटी आगे है GCM, एक वेलोसिटी नीचे है ओमेगा आर। इसकी रिजल्टेंट बीच से चला जाएगा ना? यस सर। रूट अंडर, इसके रिजल्टेंट बीच से चला जाएगा और ये बन जाएगा रूट अंडर प्लस ओमेगा VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा आर। यही होगा ना जी? यहाँ पर वाले की ये वाली बता, तो एक आगे की तरफ होगा VCM और एक ऊपर की तरफ होगा ओमेगा, ये वाला। और इस दोनों का रिजल्टेंट इससे चला जाए और इस दोनों का रिजल्टेंट हो जाएंगे रूट अंडर VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा आर। समझ आ रहा है? और इस तरह से आप किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं।
जो बॉडी रोल कर रहा है उसके इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है आप निकाल सकते। अब अगर मान लो कि हम इस मोशन को ले लेते हैं, ये जो वेलोसिटी निकाला इसको हम कॉपी करेंगे, और अगर ये प्योर रोलिंग में होता, क्या चीज में होता? प्योर रोलिंग में होता, तो प्योर रोलिंग की रिजल्ट क्या बनती? अभी अभी हमने प्योर रोलिंग पढ़ाया है आपको। अभी अभी हमने प्योर रोलिंग पढ़ाया है। ईसीएम को सर ओमेगा आर कर दे। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर ये प्योर रोलिंग में होता है, अगर ये प्योर रोलिंग में होता है तो यहां पर की नेट वेलोसिटी क्या हो जाए? तो सर 0 हो जाए। प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग के केस में VCM और ओमेगा आर दोनों इक्वल होते हैं ना? यस सर। दोनों इक्वल। यहाँ पर की वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पर की वेलोसिटी 0 हो गई ना? यस सर। यहाँ पर की वेलोसिटी क्या होंगी भाई? टॉप वाले पॉइंट की। नो VCM। तो आगे के डायरेक्शन में यस। ओमेगा आर की जगह VCM या VCM की जगह ओमेगा आर, जो चाहे मर्जी रख दो। तो छोटा लगता है VCM लिखना, तो 2 टाइम्स VCM या 2 टाइम्स ओमेगा आर भी बोल सकते हैं। यस। यहाँ पर की बता, तो आगे में VCM, नीचे भी VCM, रूट अंडर VCM स्क्वायर 2 VCM स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीचों बीच VCM रूट 2 होंगे ना? ये भी VCM है, ये भी VCM है। अच्छा यहाँ का बता, आगे VCM, ऊपर VCM, तो दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच VCM रूट। ये आ गया। अच्छा अगर हम सेंटर का वेलोसिटी पूछे क्या हो, तो बच्चा बोलो सेंटर की वेलोसिटी। तो सेंटर में तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है। यस सर। रोटेशन में तो सेंटर रोटेट नहीं करता, याद है ना? रोटेशन में एक था, ये वाली मोशन नहीं होती, तो इसमें सिर्फ एक ही मोशन होगा। तो तुम गौर से देखो तो यहाँ पर की वेलोसिटी 0, और जैसे जैसे हम ऊपर उठ रहे हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही, बढ़ रही। तो प्योर रोलिंग मोशन में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। प्योर रोलिंग मोशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? 0। और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्योंकि बॉडी तो रोल करते हुए आगे लगातार जाते जा रहा है ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बॉडी इन प्योर रोलिंग पर ए फिक्स्ड सरफेस, over a fixed surface, the velocity of point of contact will be equal to 0.
और वेलोसिटी ऑफ टॉप पॉइंट की वेलोसिटी VCM 2 times VC। ये दो बातें हम दिमाग में रखते हैं, और बाकी और सब कहीं भी पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालनी है तभी हम आपको रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है ये निकाल करके सिखाते हैं। क्योंकि हमें सरफेस मोशन वाला नहीं मिलता है, तो जब मिलेगा तो वहां हम आपको अलग से बता देंगे। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर ये प्योर रोलिंग में नहीं होगा, वेदांत, आइनेश, मिथिलेश, थोड़ा फोकस करो। अगर ये प्योर रोलिंग में नहीं होता, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग या रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग होता, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या उसकी वेलोसिटी 0 होती? नहीं सर। नहीं होती। अच्छा, अगर ये फॉरवर्ड स्लिपिंग होता तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी किधर होती? सर आगे की तरफ। आगे की तरफ होती, सरफेस के साथ घसटाता। यस। और अगर ये बैकवर्ड स्लिपिंग होता तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी किधर होता? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। पीछे की तरफ, जिससे घसटा के पीछे भागता है ना। यहां एक मजे की बात देखो, क्या रिजल्ट आता है। यहां तो जगह ही नहीं रहा। यहाँ तो जगह नहीं रहा। एनीवे, तुम देखो और बताना। ये सतह पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पे बताना कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं होगा सर। नहीं होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। यस सर। और यहाँ पे होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा। होगा सर। होगा, 0 नहीं होगा। और यहाँ पर भी होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि सरफेस के साथ घसटा रहा है। समझ में आ रहा है? सर रोलिंग के केस में कौन सा फ्रिक्शन लगता है? रोलिंग के केस में रोलिंग फ्रिक्शन एक लगता है, वो अलग है। यहाँ पे हम फ्रिक्शन के रूप में स्टैटिक फ्रिक्शन ही लेंगे। पहले वाले के केस में फ्रिक्शन हम स्टैटिक लेंगे, और ये दोनों वाले के केस में फ्रिक्शन हम काइनेटिक लेंगे, क्योंकि घसटा रहा है ना वेदांग। यस सर। सरफेस के साथ ये घसटा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के वेलोसिटी है, सरफेस के साथ घसटा रहा है। और ये इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, तुम गौर से देखोगे तो तुमको दिखेगा कि अगर कोई बॉडी रोल करते हुए आगे जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट अभी रुका है ना। अब ये जब ऊपर बढ़ेगा तो ये वाली पॉइंट जमीन पे आ जाएगा, और ये आकर जैसे ही जमीन पर आएगा तो थम जाएगा, रुक जाएगा। फिर जब ये ऊपर चढ़ेगा तो ये वाली पॉइंट जमीन पर आएगा, और जैसे ही जमीन पे सटेगा तो ये रुक जाएगा। तो इंस्टेंटेनियसली ये सारे पॉइंट जैसे जमीन के साथ सटते हैं, क्षण भर में रुक जा रहे हैं। तो रुके हुई अवस्था में फ्रिक्शन को हम क्या बोलते थे? स्टैटिक। और दूसरे ये जो बाकी दो ठो दिखाए प्योर, आई एम सॉरी, यहाँ प्योर हटा देना पड़ेगा ना, कॉपी हो गया था, है ना। ये रोलिंग फॉरवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग बैकवर्ड, ये दोनों केस में हम यूज करते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं।